कतर और तुर्की सीरिया के थ्रू मतलब सीरिया के रास्ते अपनी लंबे वक्त से प्लान गैस पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे, जिससे गैस की लागत में भारी कमी आएगी। इजराइल मेडिटेरियन सी में फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान की गैस को चुराएगा। अमेरिका ईस्ट में सीरिया का तेल चुराना जारी रखेगा और चीन के लिए न्यू सिल्क रोड को ब्लॉक करेगा। कमाल का सियासी तमाशा चल रहा है, जिसमें सिर्फ सीरिया को छोड़कर हर कोई जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, तुर्की के एनर्जी मिनिस्टर अल प्रासलान बेकरतार के मुताबिक बशर अल असद के फॉल के बाद तुर्की और कतर के बीच नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो सीरियाई इलाके से होकर गुजरेगा, उसको असद ने 2009 में रिजेक्ट कर दिया था। ये 1500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन कतर से जॉर्डन, सीरिया, तुर्की और लास्ट में यूरोप तक गैस पहुंचाएगी। ये स्ट्रगल यूक्रेन वॉर के बाद से रूसी तेल को रिप्लेस करने के लिए लगातार चल रहा था। सीरिया 50 सालों से ज्यादा वक्त से इजराइल के साथ स्टेट ऑफ वॉर में है। जब आप पर इजराइल की तरफ से इलीगल तौर से कब्जा कर लिया जाता है और इजराइल ऑपोजिशन को बैक और हर तरह का सपोर्ट करता है, तो ये अब जो सीरिया में आप लोग देख रहे हैं वो एक रेवोल्यूशन यानी क्रांति नहीं है, बल्कि एक होस्टाइल टेक ओवर और कब्जे का एक्सपेंशन है। दरअसल कुछ लोग अपनी सोवरेनिटी के साथ डेमोक्रेसी के इल्यूजन यानी भ्रम की कीमत चुकाने को तैयार हैं, और ये लोग ये समझने में नाकाम दिख रहे हैं कि विदाउट सोवरेनिटी यानी सोवरेनिटी के बिना उन्होंने सब कुछ खो ही दिया है। इजराइल ने इंटरनेशनल कानूनों और सीरिया की सोवरेनिटी का वायलेशन करते हुए बफर जोन बनाने के इरादे से कुनेत्रा में सड़कों, बिजली लाइनों, वाटर नेटवर्क्स को बमबारी करके तबाह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अंदाजे के तहत कुछ जानकारों का मानना है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए सीरिया के मौजूदा हालात असद सरकार के सो कॉल्ड पीसफुल वक्त से लाख गुना बेहतर हैं और कुछ महीने बाद और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद करी जा सकती है। कहा जा रहा है कि बशर के आखिरी एक साल में नेटो और तुर्की का दखल काफी ज्यादा था। इन्फॉर्मर्स यानी मुखबिर काफी एक्टिव थे और सप्लाई रूट तकरीबन बंद हो गए थे। अब भी मौजूदा हालात में यानी इस वक्त खुली आवाजाही है। $10 की रिश्वत में बॉर्डर पार हो रहा है और $100 के लिए सीरियाई खुद इराक बॉर्डर से लेबनान बॉर्डर तक ट्रक छोड़कर आने को तैयार हैं। नई सरकार के लिए अभी हनीमून पीरियड है, लेकिन बेरोजगारी, घर घर बंदूक और पिछली फौज से लूटे गए हथियारों से निपटना बेहद बड़ा चैलेंज है। इन सब से पैदा हुआ केओस, लॉलेसनेस, रेजिस्टेंस सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद है। यमन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सीरिया में अब सरकार के नाम पर 4 अलग अलग ताकतों का ग्रुप है। इनके खाली हुए लड़ाके अगली लड़ाई में काम आ सकते हैं। ये आपस में लड़े तो पावर बैलेंस को सिर्फ नापने में इस्तेमाल हो जाएंगे। सीरिया में मौजूदा कुछ न्यूट्रल सोर्सेस का कहना है कि बदहाली और महंगाई आसमान पर है। यह आलम है कि 1-2 महीने बाद $100-200 पर मंथ में ट्रेंड फौजी आराम से मिल जाएगा। फिलहाल एक मिलिशिया पर औसत खर्च 2000 से $2500 पर मंथ है। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़ाई का खर्च घटेगा। असद की सरकार बचाए रखने में जितने पैसे खर्च हो रहे थे, इसमें से अब 80 से 90% की कटौती हो जाएगी। कुल मिलाकर लेबनान या फिलिस्तीन के लिए ऐसे बुरे हालात नहीं हैं, जिसका वेस्टर्न टॉमी मीडिया ढोल पीट रहा है। कुछ जानकारों का तो मानना यह है कि उल्टा इजरायली गोलान से उतरकर जितना नीचे आएंगे उतना आसान निशाना बनेंगे। अगर लेबनानी और फिलिस्तीनी लड़ने का विल पावर ऐसे ही कायम रखें तो अब उनके पास खुला खेल खेलने के लिए काफी बेहतर मैदान मौजूद है। सीरियाई एरेना में खुले में शिकार करने के लिए खूब टारगेट मिल सकते हैं। जमीनी लड़ाई में किसे फजीलत हासिल है ये दुनिया जानती है। तो सीरिया में पॉसिबिलिटीज का एक और दरवाजा खुल रहा है और जाहिर सी बात है कि लेबनान या फिलिस्तीन वालों को भी ये दरवाजा दिख ही रहा होगा, क्योंकि सीरिया और इराक के लड़ाके तो इस मौजूदा हालात को अपने लिए बेहतर और बेहद शानदार बता रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दुनिया गोलान से निकलकर किधर घूमती है। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तरफ से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन से इजराइल को बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी फायदा होगा, क्योंकि इसके बदले उन पर इजराइल का दबाव घटेगा।
जबकि गजा में जनसंहार जारी है। हमास और दूसरे लड़ाकों का छिटपुट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, पर इससे गजा में इजरायली फौज की वापसी को रोकना मुमकिन नहीं है। कतर में हमास का पॉलिटिकल विंग नए हालातों को बारीकी से देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूदा हालात को देख समझ रहा है। सीरिया के बड़े हिस्से में सत्ता में आए अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, अल नुसरा के फॉर्मर और अब तहरीर अल शाम के सरगना अल जुलानी ने कहा है कि वो लड़ाइयों से थके हुए हैं और नया मोर्चा नहीं खोलेंगे। मतलब ये है कि इजराइल से लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, जिसने सीरिया की फौजी ताकत को तबाह कर दिया है और बड़ी तादाद में जमीन पर कब्जा कर लिया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी की तरह अल जुलानी के इस हुक्म से भी इजराइल को बड़ी मदद मिलेगी, जिसमें उन्होंने सीरिया में एक्टिव फिलिस्तीनी ग्रुप्स को हथियार डालने और ट्रेनिंग, प्रमोशन वगैरह का काम बंद करने का ऑर्डर दिया है। एक तरफ सीरिया में रेफ्यूजीज की वापसी की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया से बड़ी तादाद में एक कम्युनिटी के लोग रेफ्यूजीज बनकर इधर उधर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी तमाशा यही है और हकीकत ये है कि सीरिया के यूनिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बातें बेमतलब हैं। इस यूनिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन के मामलों पर तुर्की, कतर, इजराइल और अमेरिका संजीदा नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ने सैकड़ों हमले करके सीरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लंगड़ा लूला बना दिया है और अब अमेरिका ने इन हमलों का पूरा सपोर्ट किया है। सीरिया के एक हिस्से में सत्ता में आए नए ग्रुप्स और उनके तुर्क और वेस्ट के मालिकों ने इन हमलों पर चुप्पी साधी हुई है। इजराइल अपना कब्जा भी बढ़ा रहा है। सीरिया में जिस तरह हत्याएं, लड़ाइयां और लूट हो रही है, उससे भी ये साफ होता है कि वहां यूनिफिकेशन का कोई इरादा नहीं है। कुछ जानकारों की माने तो सीरिया के सत्ता में आए ग्रुप्स और उनके आका अब इराक को निशाना बनाएंगे। इराक में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल भी एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट है कि इराक ने खतरों के लिए इंतजाम करना भी शुरू कर दिया है। अब सबसे अहम बात यह है कि तमाम जानकारों का मानना है कि अगर सीरिया और फिर इराक में एजेंडे के हिसाब से काम हो गया तो इजरायली एयर फोर्सेस की सीधी और सेफ पहुंच ईरान तक हो जाएगी और अगर ईरान ने जल्द न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया तो उसके लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे भी काफी पॉसिबिलिटीज है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। दोस्तों, सीरिया में 8 दिसंबर को सो कॉल्ड रिबेल्स ने बशर अल असद के 24 सालों लंबी हुकूमत को खत्म कर दिया था और प्रेसिडेंट असद को रूस भागने पर मजबूर कर दिया। सीरिया में यह तख्ता पलट 13 सालों के सिविल वॉर के बाद हुआ। इस लड़ाई में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। अब सीरिया के सबसे मेन ग्रुप एचटीएस ने मोहम्मद अल बशीर को देश का इंटरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि असद सरकार के खात्मे के बाद सीरिया की सियासी तस्वीर क्या शेप लेती है। दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खत्म होने के बाद वहां हालात नॉर्मल बनाने के लिए दुनिया के कई अहम और ताकतवर मुल्क अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में अमेरिका ने पहली बार कबूल किया है कि वो सीरिया के रिबेल ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट में है, जबकि चीन ने भी सीरिया के मुद्दे पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। एक तरफ जॉर्डन ने सैटरडे को सीरिया के मुद्दे पर बातचीत की मेजबानी शुरू करी है। इसमें बशर अल असद की सरकार के खत्म होने के बाद के हालात पर चर्चा करने के लिए कई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। वहीं चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स वांग यी ने 13 दिसंबर को बीजिंग में अपने इजिप्ट के काउंटर पार्ट बद्र अब्देल्ती के साथ सीरिया के हालात पर साझा बयान दिया है। जॉर्डन के समिट में भी सीरिया के सामने आने वाली मुश्किल चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए तुर्की, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अरब मुल्कों समेत अहम रीजनल और दूसरे देशों के 13 रिप्रेजेंटेटिव्स एक मंच पर जुटे हैं। इसके बाद तुर्की, अमेरिका और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ को मिलाकर एक बड़ी बैठक करी जाएगी। जॉर्डन में अमेरिका ने कंफर्म किया है कि वो सीरिया के रिबेल ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने एचटीएस रिबेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जो बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प सियासी तमाशा यह है कि अमेरिका ने पहली बार हयात तहरीर अल शाम एचटीएस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट की बात कबूल करी है, जिसे अमेरिका अभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी चरमपंथी संगठन मानता है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।